साल था 1983। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर एक भीषण गर्मी का दिन था। तापमान 45 डिग्री के पार था, लेकिन इस गर्मी से भी ज्यादा गर्म था वो राज जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के केंद्र कहूटा के अंदर छिपा हुआ था। वहीं पर एक फटे हुए शॉल में लिपटा, चेहरे पर मैल जमाए, हाथ में एक पुराना और टूटा हुआ कटोरा लिए एक भिखारी धीरे धीरे गली के किनारे बैठ गया। राहगीर उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। कोई उसे 2 रुपए का सिक्का फेंकता था तो कोई उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता था, लेकिन किसी को यह भनक तक नहीं थी कि यह भिखारी कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे खतरनाक जासूस है, अजीत कुमार डोभाल। और ये उस मिशन की शुरुआत थी जिसे बाद में दुनिया की खुफिया एजेंसियां ऑपरेशन कहूटा के नाम से याद करेंगी। एक ऐसा मिशन जिसमें एक अकेले जासूस ने अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे पाकिस्तान के परमाणु सपने को चकनाचूर कर दिया। तो चलिए आपको ले चलते हैं उसी रोमांचक और खौफनाक सफर पर, जहां हर पल मौत थी, हर कदम पर खतरा था और हर सांस एक चुनौती थी। कहानी थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। 18 मई 1974 को जब भारत ने पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को यकीन हो गया कि अगर पाकिस्तान ने अब परमाणु बम नहीं बनाया तो वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में कहीं पीछे रह जाएगा। भुट्टो ने उसी समय एक ऐतिहासिक बयान दिया, हम घास खाएंगे, चारा खाएंगे, लेकिन परमाणु बम बनाकर रहेंगे। और इसी के साथ पाकिस्तान ने अपना गुप्त परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम का चेहरा थे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, एक धातु विज्ञानी जिन्होंने यूरोप से सेंट्रीफ्यूज तकनीक चुराई थी और पाकिस्तान लाकर कहूटा के पहाड़ी इलाके में एक गुप्त प्रयोगशाला स्थापित कर दी। ये प्रयोगशाला थी खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी KRL, एक ऐसा किला जिसकी दीवारों के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का जन्म हो रहा था। भारत की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक तो लग गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे और ये जिम्मेदारी सौंपी गई एक ऐसे शख्स को जो पहले भी अपनी जासूसी का लोहा मनवा चुका था, अजीत डोभाल। डोभाल उस समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बेहद काबिल अफसर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में एक मुस्लिम उपदेशक का वेश धारण कर ऐसी जानकारियां जुटाई थी कि पाकिस्तानी सेना की चालें पहले ही भारत को पता चल जाती थीं। इसके बाद उन्होंने मिजोरम में घुसकर उग्रवादियों को शांति के लिए राजी किया और 1986 में मिजोरम शांति समझौता करवाया। लेकिन पाकिस्तान का यह मिशन उनकी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा मिशन था, क्योंकि यहां कोई दूसरा मोर्चा नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो उन्हें निकालने आता। बस वो अकेला था और उसके सामने था पूरा पाकिस्तानी खुफिया तंत्र। यही वो समय था जब डोभाल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सबसे सटीक और सबसे अपमानजनक लेकिन सबसे सुरक्षित वेश चुना, एक भिखारी का वेश। एक ठंडी सुबह इस्लामाबाद के एक गंदे बस स्टैंड पर डोभाल ने अपने असली कपड़े उतारकर एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिया। डोभाल ने इस्लामाबाद की सड़कों पर कदम रखा और वहां से उनकी 7 साल की लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू हो गई। एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि वो 7 साल तक चलेगी। पहले कुछ महीने बेहद मुश्किल थे। डोभाल को सिर्फ भिखारी का वेश धारण करना था ही नहीं, बल्कि उन्हें असली भिखारी की तरह जीना भी था। उन्हें भूखा रहना था, गंदगी में सोना था, पुलिस की डंडे खानी थी, कुत्तों से भीख छीननी थी और सबसे मुश्किल था अपनी असली पहचान को पूरी तरह मिटा देना। उन्होंने उर्दू सीखी, लेकिन सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि उस उर्दू को सीखा जो इस्लामाबाद की गलियों में बोली जाती थी। एक खास लहजा, एक खास अंदाज। लेकिन डोभाल का असली टारगेट था KRL, वो गुप्त परमाणु प्रयोगशाला जो इस्लामाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर कहूटा गांव में स्थित थी। इस प्रयोगशाला के चारों तरफ तारों की बाड़ थी, हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात थे, हर किसी की तलाशी ली जाती थी, हर वाहन की जांच होती थी, कोई भी बिना पास के अंदर नहीं जा सकता था और यहां तक कि आसपास के इलाकों में भी किसी अजनबी के घूमने पर ISI को तुरंत रिपोर्ट हो जाती थी। लेकिन डोभाल को इस किले में घुसना था और वो भी बिना किसी हथियार के। डोभाल ने सबसे पहले कहूटा के आसपास के पूरे इलाके का नक्शा अपने दिमाग में बना लिया। उन्होंने ये भी नोट किया कि पुलिस या सुरक्षाकर्मी किस समय कहां तैनात होते हैं, उनके रूटीन क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं। ये सब करने में उन्हें लगभग 6 महीने लग गए और इस दौरान उन्होंने कभी भी अपने असली इरादे को जाहिर नहीं होने दिया। वो दिन भर सड़कों पर भीख मांगते, रात को किसी मस्जिद या सुनसान इमारत के कोने में सो जाते और सुबह फिर उसी रूटीन को दोहराते। ये जीवन बेहद कठिन था। उनके शरीर पर घाव हो गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द था, उनके दांत टूट रहे थे, लेकिन उनका इरादा कभी नहीं टूटा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। तीसरे साल में डोभाल ने KRL के इतने करीब पहुंचना शुरू कर दिया था कि उन्हें वहां आने जाने वाले वैज्ञानिकों की दिनचर्या याद हो गई थी। वो जानते थे कि कौन वैज्ञानिक किस समय प्रयोगशाला में आता है, किस समय बाहर निकलता है, कहां खाना खाता है, किस दुकान से सामान खरीदता है, किसके साथ बात करता है,
कहां आराम करता है। यहां तक कि उन्होंने वैज्ञानिकों के चेहरे और उनके नाम भी याद कर लिए थे। लेकिन उन्हें अब भी ये नहीं पता था कि KRL के अंदर क्या हो रहा है। उन्हें किसी ऐसे सबूत की जरूरत थी जो पुख्ता हो, जिसे कोई नकार न सके। और फिर एक दिन डोभाल की नजर उस छोटी सी चीज पर पड़ी जिसने पूरे मिशन की दिशा बदल दी। वो थी एक छोटी सी नाई की दुकान जो KRL के मुख्य गेट से ठीक 200 मीटर की दूरी पर स्थित थी। इस दुकान पर KRL के ज्यादातर वैज्ञानिक और कर्मचारी नियमित रूप से बाल कटवाने आते थे। ये एक सामान्य सी दुकान थी। एक बूढ़ा नाई था, कुछ कुर्सियां थीं, एक टूटा हुआ शीशा था। लेकिन डोभाल ने इस साधारण सी दुकान में एक असाधारण संभावना देखी। अगर पाकिस्तान यूरेनियम पर काम कर रहा है तो उन वैज्ञानिकों के बालों और शरीर में रेडिएशन और यूरेनियम के अंश जरूर होंगे। अगर वो उन बालों को इकट्ठा करके भारत भेज सके तो यही वो ठोस सबूत होगा जिसकी उन्हें तलाश थी। डोभाल के दिल में एक अलग ही उत्साह पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। जल्दबाजी उनकी जान ले सकती थी। डोभाल ने अगले कुछ महीनों में उस नाई की दुकान के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी। उसने देखा कि नाई दुकान के फर्श पर गिरे बालों को साफ करके सीधे कूड़ेदान में फेंक देता है। डोभाल को उन बालों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें ऐसे बाल चाहिए थे जो ताजा हों और जिनकी लैब में सही जांच हो सके। एक दिन डोभाल ने हिम्मत जुटाई। जब एक वैज्ञानिक बाल कटवाने के बाद चला गया और नाई फर्श साफ करने से पहले बाहर चला गया, तो डोभाल तेजी से दुकान के अंदर घुसा। उसने कुछ ही सेकंड में फर्श पर गिरे बालों को अपने हाथ में लपेटा और बाहर निकल आया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उस दिन से डोभाल ने यह काम रोज करना शुरू कर दिया। रोज एक वैज्ञानिक के बाल, रोज एक छोटा सा जोखिम, रोज मौत के साथ खेलना। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन बालों को भारत तक पहुंचाना। उसने एक बेहद पुरानी लेकिन कारगर तकनीक अपनाई, डेड ड्रॉप, यानी एक ऐसी जगह तय करना जहां कोई बिना मिले सामान छोड़ सके और दूसरा उसे उठा ले। डोभाल ने इस्लामाबाद के एक पुराने कब्रिस्तान के पास एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक जगह चुनी। वहां वो बालों के छोटे छोटे पैकेट बनाकर रखता और भारतीय एजेंसी का कोई संपर्क उसे वहां से उठा ले जाता। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। चौथे साल में डोभाल को पता चला कि ISI को किसी भारतीय जासूस की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली है। पूरे इस्लामाबाद और कहूटा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हर किसी की पहचान पूछी जाने लगी। हर भिखारी से पूछताछ होने लगी। डोभाल को अब अपनी हर सांस पर खतरा महसूस हो रहा था। एक दिन जब वो नाई की दुकान के पास बैठा था, तभी एक ISI अधिकारी ने आकर उससे पूछा, तू कौन है? यहां क्यों बैठता है? डोभाल ने टूटी फूटी उर्दू में जवाब दिया, सरकार, फकीर हूं, 2 पैसे को भूखा हूं, यहां भीख मांगता हूं। अधिकारी ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, निकल यहां से, कल से यहां न दिखा वरना सीधा जेल भेज दूंगा। डोभाल ने सिर झुकाया और वहां से उठकर चला गया। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही अग्नि थी। वो वापस नहीं आने वाला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने मिशन छोड़ दिया। उसने सिर्फ अपनी जगह बदली। अब वो थोड़ा दूर बैठने लगा, लेकिन नाई की दुकान पर नजर रखना नहीं छोड़ा। 5वें साल के आते आते डोभाल के पास बालों के इतने नमूने जमा हो गए थे कि उनमें से काफी जांच के बाद यह साबित हो गया था कि पाकिस्तान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर काम कर रहा है। लेकिन डोभाल अभी भी पाकिस्तान में ही था। उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल हो सके, और इसके लिए उसे और भी ज्यादा सबूत चाहिए थे। अब वो सिर्फ बाल ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों की बातचीत, उनके आने जाने का समय, KRL के आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रहा था। वो एक इंसानी रडार बन चुका था। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो बिना कागज के हर चीज को याद रख लेता था, और रात में जब वो अकेला होता था तो वो सारी जानकारी अपने दिमाग में दोहराता था ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। एक दिन एक मस्जिद में नमाज के दौरान एक बुजुर्ग ने डोभाल के कान की बाली के निशान को देखा। उस बुजुर्ग ने उनसे पूछा, तुम्हारे कान में ये निशान क्यों है? क्या तुम पहले हिंदू थे? ये सवाल सुनते ही डोभाल की रूह कांप गई। उसने तुरंत कहा, बुजुर्ग, मैं तो अनाथ हूं। बचपन में मेरे कान में दर्द हुआ था तो एक हकीम ने यह छेद कर दिया था। मैं ना कोई हिंदू हूं ना मुसलमान, मैं तो सिर्फ एक फकीर हूं। उस बुजुर्ग ने उसकी बात मान ली, लेकिन डोभाल को लगा कि उसकी पहचान का खतरा बढ़ गया है। इस घटना के बाद उन्होंने अपने कान के निशान को छुपाने के लिए अपने बालों को बढ़ा लिया और हमेशा एक पुरानी पगड़ी बांधने लगे। 6ठे साल में डोभाल को पता चला कि भारत को उनके भेजे गए नमूनों और सूचनाओं के आधार पर यह यकीन हो गया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार के बेहद करीब है। अब डोभाल को वापस बुलाने का समय आ गया था, लेकिन पाकिस्तान से निकलना उतना ही मुश्किल था जितना वहां घुसना था। डोभाल की पहचान अभी भी उजागर नहीं हुई थी, लेकिन ISI की सर्च लगातार बढ़ती जा रही थी। हवाई अड्डों और बस स्टैंडों पर चेकिंग बढ़ा दी गई थी। डोभाल ने एक योजना बनाई। उसने एक लंबी दूरी के ट्रक में छुपने की सोची, जो अफगानिस्तान की सीमा के रास्ते पाकिस्तान से बाहर जाता था। एक रात वो इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में एक ट्रक स्टैंड पर पहुंचा। वहां कई ट्रक खड़े थे। डोभाल ने एक ऐसा ट्रक चुना जो माल से भरा हुआ था।
और जिसका ड्राइवर अकेला था। वो चुपके से ट्रक के पीछे चढ़ा और माल के ढेर के पीछे छुप गया। उसने अपने ऊपर बोरियां रख ली और सांस रोककर बैठ गया। ट्रक चला। रात भर वो पहाड़ी रास्तों पर चलता रहा। डोभाल ने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक टुकड़ा खाना नहीं खाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आवाज न हो जाए या ट्रक ड्राइवर को शक न हो जाए। सुबह होते होते ट्रक अफगानिस्तान की सीमा के पास पहुंच गया। वहां पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक रोका और पूछताछ शुरू कर दी। डोभाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी सांसें रोक ली, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने भगवान से प्रार्थना करने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक के आगे का हिस्सा चेक किया, ड्राइवर से कुछ सवाल पूछे और फिर ट्रक को जाने दे दिया। उन्होंने पीछे का हिस्सा नहीं चेक किया। ट्रक अफगानिस्तान पहुंचा और वहां से डोभाल ने किसी तरह भारत के लिए रास्ता बनाया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार डोभाल भारत की सीमा में दाखिल हुए। जब उन्होंने अपनी धरती पर कदम रखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 7 साल बाद वो घर लौट रहे थे। 7 साल में उन्होंने कभी अपने परिवार को फोन नहीं किया था, कभी अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा था, कभी अपनी पत्नी से बात नहीं की थी। वो एक भूत की तरह जी रहे थे और अब वो वापस आ गए थे। जब डोभाल भारत पहुंचे तो उनके शरीर पर 7 साल की कठिनाइयों के निशान साफ दिख रहे थे। उनके दांत टूट गए थे, उनके बाल झड़ गए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या थी, उनके पैरों में छाले थे, उनके हाथ सूख चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। भारत को अब वो सबूत मिल चुके थे जिनकी जरूरत थी। यूरेनियम युक्त बालों के नमूने, वैज्ञानिकों की गतिविधियों की डिटेल रिपोर्ट, KRL के आसपास की पूरी नक्शा, और ये सब कुछ एक भिखारी के वेश में एक अकेले जासूस ने जुटाया था। विशेषज्ञों का मानना है कि डोभाल के इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लगभग 15 साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि इस जानकारी के लीक होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रेशर कुकर और सेंट्रीफ्यूज जैसी तकनीक की सप्लाई रोक दी गई और पाकिस्तान को अपना कार्यक्रम और अधिक गुप्त रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। डोभाल का यह मिशन भारतीय खुफिया इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल मिशन माना जाता है, और इसी मिशन के बाद डोभाल को सुपर स्पाई और इंडियन जेम्स बॉन्ड के खिताब से नवाजा गया। आज अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और उनकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में होती है। लेकिन उनकी असली ताकत कभी उनके पद में नहीं रही। उनकी ताकत उनके उस 7 साल के संघर्ष में थी, जब उन्होंने एक फटे शॉल के नीचे पूरे पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षा को धूल चटा दी थी। ये कहानी सिखाती है कि असली वीर वो नहीं होते जो तोपों के सामने खड़े होते हैं, बल्कि असली वीर वो होते हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर, अपनी पहचान मिटाकर, अपने परिवार को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए जीते हैं। और अजीत डोभाल उन्हीं वीरों में से एक हैं। एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके सबसे बड़े राज को चुरा लिया और एक भिखारी के वेश में पूरे देश का भविष्य बदल दिया।